So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC. So let's crack it UPSC with Unacademy. So please download Unacademy Learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ पे मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी तो आपका कितना ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा और पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा। तो आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा, टेस्ट रहेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, तो उन्हें देख के आप अपने आप को बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे और समझ पाएगा फैकल्टी भी आपकी प्रॉब्लम। और उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके सामने है, चाहे रोमन सर हो चाहे मुनाल सर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो अगर आप 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 12 महीने का 1 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट बेटर है आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले जिसकी कॉस्ट 64,000 है। बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको इसकी कॉस्टिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी 57,600 रुपीज। और आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कॉस्ट है आपको ये किसकी मिल रही है। आप इसमें प्री भी कर रहे हैं, अपना प्री में सीसैट का पेपर भी, आपकी सीसैट का जो पेपर है उसकी भी तैयारी होगी, साथ में आपका मेंस होगा पूरा कवर, साथ में आपका ऑप्शनल, सबसे बड़ी चीज ऑप्शनल, ये भी आपका कवर होगा। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ऑप्शनल लेते हैं, फिर उसके बाद उस ऑप्शनल में समझ में नहीं आता, फिर दूसरा चेंज करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार फीस पे कर देने के बाद दूसरे ऑप्शनल में फिर से फीस पे करनी होगी। यहाँ पे आपके पास ये स्कोप बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी के साथ आप सारे के सारे एडुकेटर्स के सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आप जो भी ऑप्शनल पढ़ना चाहें आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनसे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा बेस्ट ऑप्शनल है जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में बात है, यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकते हैं और इस ईएमआई कॉस्ट में आपको ये बहुत सिंपल पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अदर भी ऑप्शंस होते हैं पेमेंट के। सो प्लीज आप इस सब्सक्रिप्शंस को लेंगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स ओवरव्यू की। यहाँ पे हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू और साथ साथ में अपना स्टैटिक जीके हम लोग चलाते रह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर को समझते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस को, ठीक है। तो अब हम आज करने वाले हैं 10 और 11 तारीख के जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको पहला इसमें क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसे सॉल्व करना है। पहले आप 30 सेकंड में कम से कम ये क्वेश्चन करें। अगर आप नए हैं क्लास में या पुराने ही हैं तो कम से कम आप ये कोशिश क्या कीजिए कि 30 सेकंड के अंदर आप अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और अगर आप आंसर निकाल लें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। द गिनी कोएफिशिएंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एस्टिमेशन ऑफ इनइक्वालिटी। सोसाइटीज विद लोअर गिनी कोएफिशिएंट डील विद द क्राइसिस फार बेटर। थर्ड ऑप्शन है अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स, ध्यान रखिएगा ये 0 है, अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी एंड 1 इंडिकेट्स परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर 1 and 2, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है ये आपका स्टैटिक पोर्शन है थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक है। तो ये आपको नॉर्मली बेसिकली पता होना चाहिए कि 0 इक्वालिटी बताता है और 1 क्या बताता है, कंप्लीट इनइक्वालिटी बताता है, ठीक है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड एकदम कॉमन सी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अभी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पूरी की पूरी तरीके से रिन्यू करने की बात करने जा रही है, जिसमें मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और जो पब्लिक होती है इसके बीच में रिलेशन की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रिन्यू और बाकी नई नई चीजें उसमें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिली हैं कि गिनी कोएफिशिएंट जो है वो जहाँ पे भी लो है, ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, उन्होंने क्राइसिस को बहुत बेटर तरीके से डील किया है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये एक अलग सी चीज निकल के आई है सामने, ठीक है। तो इसीलिए अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की बात चल रही है कि अगर गिनी कोएफिशिएंट कम होने की वजह से भी इतना अच्छा काम हो रहा है तो चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है, ये इनइक्वालिटी को मेजर करने का तरीका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
इटालियन स्टैटिस्टिशियंस थे कौन, कार्डो गिनी, उनके नाम पे है, ठीक है। नेक्स्ट गिनी कोएफिशिएंट के बारे में देखते हैं। इसकी वैल्यू 0 इंडिकेट करती है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 इंडिकेट करती है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, किसी भी कंट्री में। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है आपको ध्यान रखना होगा, 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है। 0.4 इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, लॉरेंस कर्व में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आप किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के सेक्शन में आप लोग ये बेसिक स्टैटिक पढ़ेंगे। तो जब हम लोग अपनी पॉलिटी खत्म कर देंगे तो उसके बाद चीजें जैसे जैसे खत्म होती चलेंगी तो ये सब हम चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो गिनी कोएफिशिएंट की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है और उस हिसाब से पॉलिसीज और बाकी सब चीजों को बनाया जा सकता है। अब वर्ल्ड बैंक ने 2020 मार्च में कहा कि इंडिया का जो गिनी इंडेक्स है वो है 35.2, यानी आप सीधा कर सकते हैं 0.35, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने हमारे बारे में कुछ कहा है, ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट इंडिया की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, तो इसमें ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ अ स्टेट सर्विंग आउटसाइड स्टेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड देयर स्पाउसेस आर एंटाइटल्ड टू वोट बाय पोस्ट। देखिए, अभी वोट बाय पोस्ट के सिस्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, करंट अफेयर में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है, बाय पोस्ट के थ्रू कौन कौन वोट दे सकता है। वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ऑल्सो वोट ओनली बाय पोस्ट, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल वोटर्स सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, हाउस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन पोल ड्यूटी हैव द ऑप्शन टू वोट बाय पोस्ट, ये भी कर सकते हैं, ये कह रहा है। और लास्ट ऑप्शन क्या रहा है, ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नॉर्दर्न रेलवे पैसेंजर एंड फ्राइट सर्विसेज and media persons are notified as absentee voters can now also opt for postal voting। तो ये 4 ऑप्शन कह रहा है और यहाँ पे ये चारों के चारों ऑप्शन आपके एकदम सही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं। तो ये सब के सब लोग बाय पोस्ट जो है, पोस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी इन्हें भी ऐड कर दिया गया है, तो यही एक न्यूज़ थी करंट अफेयर में जिसके कारण ये क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। तो वही अभी देखिए एक और बात की गई है कि जो एज 65 प्लस एज के जो लोग हैं उन्हें भी पोस्टल सिस्टम के थ्रू यानी पोस्ट के थ्रू वोट करने की छूट दे दी गई है, ठीक है। तो यही सारी बात थी यहाँ पे कि कौन कौन अभी किन किन के पास ये फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे हम लोगों ने कर ली, ठीक। चलिए, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे है कि किस तरीके से होती है। इसमें कुछ नहीं होता, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो एक दिन पहले जो बैलेट पेपर होता है वो भेज देता है, जिसको ये वोट करना होता है वो फिर उसे वोटिंग काउंटिंग के दिन से पहले उसे वापस भेजना होगा, यानी वापस पहुंचना होगा, फिर उसकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी। आप कभी कभी न्यूज में देखते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, एयर ट्रैवल से रिलेटेड है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव से रिलेटेड है, ठीक है। तो इक्विजिशन लेवी बहुत टाइम से न्यूज़ में लगातार चलता रहता है, ठीक है, 2-3 साल से लगातार न्यूज़ में ही है ये। और यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि 2 साल पुराने से भी वो क्या करंट अफेयर के क्वेश्चंस निकालता है। तो ये किससे रिलेटेड है आपको ध्यान रखना होगा, ये ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 लाख से ऊपर जिनका ट्रांजैक्शन होता है उन्हीं को ही ये लगाई जाती है 100,000, 10,000 लाख, ठीक है, 1 साल में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया है किन के लिए, ये आपको बताना है। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन एट चीपर इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल, तो सभी को देगा। दूसरा है प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, और करेगा प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, और लास्ट में करेगा प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर अर्बन माइग्रेंट पुअर। देखिए, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा पास लग रहा है, तो आम बात है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं, उन्हें रेंट पे घर मिलेगा, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को पास कर दिया, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पीएम आवास योजना के अंदर इसे पास किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए,
तो किन किन को मिलेगा, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं आपकी कि किन किन चीजों को मिलेगा, इन सभी लोगों को ये मिलेगा। और अगर आप देख सकते हैं तो किन को, स्टूडेंट्स को मिलेगा, लेबरर्स को मिलेगा, सबको, इन सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। तो इसमें कह रहा है द स्कीम शेल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोडक्ट फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्री पोस्ट दोनों में कह रहा है। ठीक है, दूसरी बात है मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। तो जब भी प्री और पोस्ट देखो तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो प्री नहीं है, केवल पोस्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम फ्रॉम 2020 से 2025। ठीक है, 2020 से 2025 कह रहा है। ठीक है, तो 2020 से 2025 ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शेल बी फ्रॉम 2020 से 2025, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है अंडर द स्कीम 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड by bank and financial institution as a loan to primary agriculture credit societies and marketing cooperative societies only। तो ये भी गलत है। ठीक है, ओनली वर्ड आ गया तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी विल बी योर नन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। तो पहला बात है पैन इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल बाकी जो स्कीम्स बनती हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कितने से कितने ईयर के लिए? 10 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 29 तक। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये किनको प्रोवाइडेड है? देखिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किनको? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को, एफएएफ को, एसएचजी को, फार्मर्स को, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और स्टार्टअप्स। तो बहुत सारे लोगों को दिख रहा है ओनली वर्ड वाला गलत वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए। फॉरेन फाउंडिंग ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर एफसीआरए एक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय। तो एफसीआरए एक्ट जो है इसे कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या फिर नन। ठीक है, कौन इसे करता है आपको ये बताना है। तो इसे कौन इंप्लीमेंट करता है? इसे इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसे इंप्लीमेंट करती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि अभी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर ये न्यूज थी, तो आपको इतना पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन आपके सामने है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड, जस्ट हमने किया है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज फॉर्मेट में आए, इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए टाइम अप हो गया। ठीक है, तो पहली बात ये कहता है कि इट इज अ पैन इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पैन इंडिया है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और हमें पता है कि भाई ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। क्यों? कारण इसका ये है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इसलिए नहीं है क्योंकि बंधु क्या हुआ है, क्योंकि ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करेगी मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। तो इसका आपका क्या होगा? आपका बी यानी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बदल के फॉर्मेट में सामने आए, तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं।
चलिए टाइम अप हो गया यहाँ पे भी। चलिए तो देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल वोटिंग इन इंडिया। तो एब्सेंटी वोटर्स कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स कर सकते हैं, और पर्सन अंडर क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। तो हमने जस्ट पढ़ा कि ये सब आप कर सकते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिबॉनिक प्लेग से रिलेटेड। इसे देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। करेक्ट हो गया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ बुबोनिक प्लेग। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय जूनोटिक वायरस। तो ये वायरस से नहीं होता है, प्लेग जो ये वाला है ये वायरस से नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर रॉन्ग, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है इट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज एंड इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये एकदम सही है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है काउंटरिंग अमेरिकन कार्डसा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव मेजर जो है ये किन कंट्रीज के खिलाफ के लिए इस्तेमाल किया गया है, आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, आपका टाइमर अप हो रहा है। चलिए तो ठीक है, चलिए हो चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है ईरान, उसके बाद आपका रशिया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया, इन तीन के ऊपर यूएस लगाता है सैंक्शन कार्डसा के अंडर। तो 1, 4 और 5, तो 1, 4 और 5 जो है वो होंगे। तो इसमें एक्सेप्ट क्या बचा, एक्सेप्ट बचा नहीं, चाइना के ऊपर नहीं है, 2, 3। ठीक है, तो एक्सेप्ट 2 and 3, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सॉल्व करना है आपको। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसे सॉल्व। चलिए टाइम अप हो रहा है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा गोल्डन बर्ड विंग। ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई बन चुकी है गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12th क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कावासाकी डिसीज। तो कावासाकी डिसीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। कावासाकी डिसीज, चलिए देखते हैं कितने लोग कावासाकी डिसीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए टाइमर अप हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन, आपका आंसर। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, इट इज अ रेयर इलनेस विच टिपिकली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एज्ड अंडर 5, एकदम सही है, हम लोग पहले इसे कर चुके हैं। द सिम्टम ऑफ द डिसीज इंक्लूड रेड आइज, रैशेज और ये सब, सोलन टंग। ठीक है, और ये सोलन टंग जो है ये एक अलग कलर ले लेती है, ये एक अलग तरीके की इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट द डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है। ध्यान रखना कावासाकी होती किस लिए है यही नहीं पता, इट्स अननोन, ये ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड ध्यान रखिए, ये पता ही नहीं है बंदूक किस लिए होती है। ठीक है, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाली, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 1 and 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसमें टाइमर नहीं डला हुआ है, कोई बात नहीं, बट आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग इसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है आदि चन्नालुरु इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आदि चुन्नूरू इज नोन एज क्रेडल ऑफ एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन। और लास्ट में कहता है कोरकाई वॉज कैपिटल ऑफ अर्ली चोला किंगडम। तो इनमें से देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें
तो हमारा जो सही है, ये पहली बात आंध्र प्रदेश में नहीं है धोंडो, ये है तमिलनाडु में। किधर? तमिलनाडु में। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट विल बी द रॉन्ग। नेक्स्ट है आदिचुन्नुलुरु इज नोन एज क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एकदम सही है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। नेक्स्ट है कोरकई वाज द कैपिटल ऑफ अर्ली चोला किंगडम। नो, चोला की कैपिटल नहीं है ये पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी। तो क्या होगा? ओनली टू, यानी ओनली टू, यानी सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्या है, यहाँ पे अभी खुदाई का काम चल रहा है, ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है। पांड्यन किंगडम की जो कैपिटल थी कोरकई, इसके पास में है। क्रेडल ऑफ एंशिएंट तमिल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में थी ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ खास पॉइंट है और कुछ खास पॉइंट नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये कभी कभी न्यूज में दिखती है। आपको ये बताना है कि ये किस रिलीजियस सेक्ट से है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट सेक्ट से है, जैन से है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है या मुस्लिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस धर्म से रिलेटेड है बंधु? तो ये आपकी किस धर्म से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका क्या किया है, वापिस उसका क्या करेंगे, उसे वापस प्रिंटिंग का काम शुरू किया है, ठीक है, उसके प्रिजर्वेशन का काम शुरू किया है। तो इसलिए ये न्यूज में था, तो हमें पता होना चाहिए कहां पे है, मंगोलिया का है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, नेशनल मिशन ऑफ फॉर मैन्युस्क्रिप्ट 2003 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जो 75 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि ताम्रपत्रों पे लिखे हुए हैं। चलो 15वां क्वेश्चन, एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में डाला गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? तो बंधु ये खोला गया है मध्य प्रदेश में। कहां पे? रीवा, जो है पास किसके? सतना के, ठीक है। चलो तो रीवा में खोला गया, करेक्ट आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रेफरेंस टू। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ये लगातार 3-4 साल से ही न्यूज में है, ये बहुत टाइम से न्यूज में है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन कंट्री। तो ये तीनों स्टेटमेंट बाकी गलत, समझ में आई बात? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो वही है, सोलर पावर जो है प्रोजेक्ट वो रीवा में डाला गया है, एशिया का सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश में है। और आप ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसमें ये कहता है, कवि की कल्पना ये है कि बंधु अगर कोई भी सोलर पावर प्लांट डल रहा है इंडिया में, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ मिनिमम कंटेंट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया से प्रोक्योर करना पड़ेगा। जिसके कारण यूएस को बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अपना सस्ता सस्ता बेचे। तो इसमें वो WTO में जाता रहता है, केस चलता रहता है, बातें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। चलो तो इसमें देखिए फाइनेंस जो अवेलेबल, देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें जान लीजिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए अब सबसे बड़ा है तो जानिए, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है कंट्री का जो ग्रिड पैरिटी से अलग है, बैरियर को तोड़ता है। ग्रिड पैरिटी का मतलब ये होता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी होती है वो होती है महंगी, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सोलर एनर्जी किसके, जो आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके टक्कर की है, रेट उसके बराबर है। और पहला ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है जो दूसरों को देगा बिजली, दिल्ली मेट्रो और बाकी सबको स्टेट के बाहर बिजली प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसको फाइनेंस मिला है कहां से? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड से। ये पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड से भी प्रोजेक्ट से क्या मिला है? पैसा मिला है। जिसका ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ बोथ मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग करंटली? मतलब अभी फिलहाल में कौन नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्वाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड ग्रुप्स, ठीक है। तो दोनों का नहीं है, ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी ना हो मतलब, ठीक है। तो देखो बोथ का ना हो मतलब, ठीक है। तो यूएसए तो है, जापान तो है, इंडिया भी है, दोनों का। ऑस्ट्रेलिया पे अभी दुविधा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अभी मालाबार एक्सरसाइज में लेके आने की बात कर रहा है, ठीक है। क्वाड में तो है बट मालाबार में परमानेंट नहीं है। तो वही सारी चीजें हैं कि मालाबार एक्सरसाइज इन चारों के बीच में है, क्वाड भी इन चारों के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया भी परमानेंट नहीं है तो उसे परमानेंट करने की बात चल रही है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है।
ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है वो कभी कभी न्यूज में दिखता है, तो ये न्यूज में दिखता है तो आपको बताना है ये क्यों दिखता है। पहला और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला पॉइंट कहता है इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स। तो कुछ है आर्म सर्वेलेंस कर सकते हो, ठीक है, एरियल सर्वेलेंस कर सकते हो। दूसरी बात कहता है नंबर ऑफ फ्लाइट दैट एयरलाइंस कैन ऑपरेट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, हवाई जहाज एक दूसरी कंट्री के कहां पे एक दूसरे के पास उड़ सके जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। वो जो आप सोच रहे हैं पहला वाला मैक्सिमम स्टूडेंट ये मार देंगे, वो एग्रीमेंट नहीं है, वो ट्रीटी है। क्या है? ट्रीटी है। तो वो ओपन स्काई ट्रीटी है किसके बीच में? यूएस और रशिया के बीच में, ठीक है। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो एग्रीमेंट और क्या नाम है उसमें दोनों में डिफरेंस रखिएगा। हंटर कमीशन अलग है, हंटर कमिटी अलग है हिस्ट्री में, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे दो दो नाम परेशान करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी 2, यानी ओनली 2 यानी बी। चलो, तो वही है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यूएई के साथ मिलकर ओपन स्काई ट्रीटी को साइन करने की बातें चल रही हैं। ध्यान रखना बहुत प्यार से कि 5000 किलोमीटर जो भी देश दूर हैं, कहां से? दिल्ली से, तो उनके साथ ओपन स्काई ट्रीटी करने की अभी हमारे साथ हमारी क्या है? पॉलिसी है। बट हमने सभी को ऐसी बात है कि नहीं, हमने यूएस को भी दे रखा है। बताओ हाल, यूएस थोड़ी ना 5000 किलोमीटर दूर है। तो वही यूएई कह रहा है कि भैया थोड़ा अपना पॉलिसी में चेंज करो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालीफाई अ पर्सन कन्विक्टेड विद अ सेंटेंस ऑफ 2 ईयर और मोर विद कंटेस्टिंग इलेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। आपको ये बताना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 वो किस सेक्शन के अंडर किसी भी जो क्रिमिनल टाइप के केसेस हैं किसी के खिलाफ उस पर बैन लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सेक्शन 8 के अंडर। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यूज मतलब कहा है अपने उसमें कि यार देखो ये जो केसेस तुम्हारे बढ़ रहे हैं ना, ये जो क्रिमिनल के केसेस, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2019 में 43 जो आपके एमपी थे बंधु लोग, वो सारे के सारे क्रिमिनल थे, ठीक है। समझो बात कितना डेंजरस है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको बस ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भशन 4 आइलैंड जो है इज है, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस हम डाल देंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। चलिए, लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। ये बांग्लादेश में है, इंडिया में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में। ये है आपका बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में है इसलिए बांग्लादेश में है। इसे 4 पिया भी कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ पे रोहिंग्यास को रखा हुआ है किसने? बांग्लादेश ने। आप यहाँ देख सकते हैं ये राथो चुकसा एकदम, ये देखिए भशन 4 आइलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वेलफेयर के अंदर, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर? आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो रिलेक्शन स्टडी चैनल पे आइए, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आलोक वाईटी का कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड लेट्स क्रैक इट, ठीक है। लेट्स क्रैक इट, क्रैक करते हैं इसको यूपीएससी को। चलो, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यूनियन कैबिनेट 12,450 करोड़ रुपया इंफ्यूज करने जा रही है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, पीएसजीआईसीएल, एनआईसीएल, ओआईसीएल, यूआईआईसीएल, ठीक है। इन सब में ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर। एलआईसी क्या है? सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस के इंडिया में। चलिए, सो यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीक्यू थे डेली करंट अफेयर के, तो हमने 10 और 11 तारीख के जितने भी थे वो खत्म कर लिए, ठीक है। आम बात है जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े 1 दिन के 2 दिन के पुराने ही होंगे, ठीक है। कारण ये है कि भाई तब तक क्वेश्चन आते हैं, न्यूज आती है और क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता ही है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये इसलिए है कि इतने टाइम में आप जो है आप उन्हें पढ़ लेते हैं। मेन आपका पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करें और फिर पूरी चीज को पढ़ें तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इसे भी देखें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है, जो हम अपने स्टैटिक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी चल रहा है। 1 मिनट रुकिए।
तो स्टैटिक में हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर भी लिया है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ खत्म कर लिया अपना इंडियन पॉलिटी में। अगर आप लोग सही से देखें तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग अभी तक प्रियम्बल कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर चुके हैं, सेलिएंट फीचर कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं, और इनसे रिलेटेड हम लोगों ने स्पेशल क्लास में MCQ भी कर लिए हैं, 350 प्लस MCQ, जिसका अभी हम लोग कल यानी कल संडे को हम लोग टेस्ट भी करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका मॉक हम लोग पॉलिटी का करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी कर चुके हैं, सिटीजनशिप कर चुके हैं, और फंडामेंटल राइट्स हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कर चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं आज उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा अपनी तैयारी, ये डेली करंट अफेयर MCQ और सब्जेक्ट भी आपका चलता रहेगा, और वहां पे आप लोग स्पेशल क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, मॉक भी देते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज बने रहिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 22 आर्टिकल तक पहले कर लिए थे, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप उन चीजों को अच्छे से कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 और 23 में बात करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 22, 23 और 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ह्यूमन बीइंग का व्यापार यानी जो है वो ना किया जाए, और फोर्स्ड लेबर किसी तरीके से ना किया जाए, ठीक है। फोर्स्ड लेबर के ऊपर भी बैन लगाता है। ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर में न्यूज में रहा है माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से, तो प्लीज इसे आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली बहुत सारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फोर्स्ड लेबर की कोशिश की है, लेबर लॉस को क्या खत्म करके, डाइल्यूट करके। तो ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहा है, तो प्लीज आप इसे आर्टिकल 23 को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फोर्स्ड लेबर को हम लोग क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट भी लेके आई थी गवर्नमेंट, ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। ट्रैफिकिंग का अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो क्या लेके आए थे? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्या आया था? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, ठीक है। चलिए, अब ये बात ये कहता है कि ये क्या है, स्टेट और प्राइवेट सिटीजन्स दोनों के खिलाफ अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी अगर सिंगल पर्सन भी ऐसा किसी के साथ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। बट गवर्नमेंट कुछ कंपलसरी सर्विसेज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। बट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के खिलाफ, क्लास के हिसाब से। देखिए यहाँ पे सेक्स नहीं लिखा हुआ, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। सेक्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे मतलब कर सकती है, ध्यान थोड़ी चीजें आप रखिएगा। तो यहाँ पे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, क्लास है, सेक्स नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और ये एक तरीके से आपके आने वाले टेस्ट में कहीं पे भी MCQ के फॉर्म में मैं पक्का डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है आपका आर्टिकल 23। जैसे एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं एक्सेप्शन में क्या, आर्मी और सोशल सर्विसेज, ठीक है, उसके लिए एक्सेप्शन लगा सकती है क्या, गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 24। अब हम लोग आर्टिकल 24 को समझते हैं। आर्टिकल 24 कहता है क्या आपका, एक मिनट रुकिए। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इन हैजार्डस इंडस्ट्री, ठीक है। तो हैजार्डस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से रोक लगाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम आर्टिकल 24, जो चाइल्ड लेबर के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाता है। अब एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, इट डज नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री, मतलब नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री में बैन नहीं लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, जो है वो प्रोहिबिट करता है सभी तरह के एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं चिल्ड्रन के बिलो 14 ईयर्स के, ये आपको ध्यान रखना है, और 14 to 18 ईयर्स का हैजार्डस इंडस्ट्रीज में। ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट राइट आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बनते हैं आपके। तो सबसे पहला बनता है आपका, ये कहता क्या है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोसेस
प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कीजिए, प्रोफेस कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए, कोई भी किसी तरीके की आपको रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इट डू नॉट प्रोवाइड राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। आप किसी का रिलीजियस कन्वर्जन कराने के चक्कर में मत घूमिए, उसका आपको राइट नहीं है, ठीक है। अब ये कवर करता है रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस दोनों को, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आर्टिकल 25 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 25 इंक्लूड करता है हिंदू के डेफिनेशन में हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट सभी को, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगाई जा सकती है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पे लगाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट रेगुलेट कर सकता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजन, अगर कोई होती है तो, ठीक है। और इट कैन प्रोवाइड वेलफेयर रिफॉर्म टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके वेलफेयर और रिफॉर्म की बात भी कर सकता है स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, रिलीजियस डिनोमिनेशंस कैन एस्टैब्लिश, मैनेज एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नेसेसरी कंडीशंस दी, ठीक है, कि क्या होगा जिसे हम रिलीजियस डिनोमिनेशंस कहा जाएंगे, किसको हम कहेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशंस, आर्टिकल 26 की डेफिनेशन में, ठीक है। असल में यहाँ पे हमें ये समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो पहला है जिनके पास एक प्योर सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, दूसरा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो और थर्ड हो डिस्टिंक्टिव नेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिलीजियस डिनोमिनेशन हम लोग उसे कहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, लेवी नहीं किया जाएगा, ठीक है। टैक्स कैन नॉट बी लेविड बट फीस अगेंस्ट द सर्विसेज कैन बी लेविड। तो टैक्स नहीं लगेगा बट जो सर्विसेज है, जो फीस के लिए, जो सर्विसेज के लिए फीस है वो आपसे ली जाएगी। अब मान के चलिए आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं बट वहां पे आपको क्या नाम है, पार्किंग की फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है। तो पार्किंग की तो फीस लगेगी ना आपकी, तो उस तरीके से आप समझिए, ठीक है। आप कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं तो उसके लिए भाई जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है तो उसके लिए आपसे फीस चार्ज करेगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट फीस, ठीक है। आर्टिकल 27 आपका यहाँ पे खत्म होता है। इन सब आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये आर्टिकल कहते क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 28वां आर्टिकल, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये आपको पूरी तरीके से आज़ादी देता है कि आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आज़ाद है, किसी भी तरीके के कोई भी रिलीजियस अगर डिस्कोर्स हो रहे हैं, कोई बात हो रही है तो आप उसमें अटेंड करें ना करें। बट इसी आर्टिकल ने ये डिवाइड कर रखा है कि कितने तरीके के स्कूल्स होंगे और किसको कितनी फंडिंग मिल रही है, कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से उसे कितनी फ्रीडम है इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अपने स्कूल्स में कराने की, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नहीं एप्लीकेबल है आपका, एक मिनट रुकिए, नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट बट रिक्वायरिंग इंपार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अगर स्टेट से किसी को फंडिंग है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी आर्टिकल में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बांट दिया गया है और उनका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है, पूरी तरीके से कोई स्टेट उसे मेंटेन कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वहां पे कंप्लीटली प्रोहिबिट होगा। अगर इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट है, स्टेट उसे एडमिनिस्टर कर रहा है बट स्टैब्लिश्ड है किसी ट्रस्ट के अंडर, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपकी परमिटेड होंगी। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है तो परमिटेड है ऑन वॉलेंट्री बेसिस, मतलब जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे, ठीक है। ये केरला में न्यूज में बहुत आया था ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर एड मिल रही है उन्हें कहां से, स्टेट से एड मिल रही है, तो ये भी वॉलेंट्री बेसिस पे है, चाहे तो स्टूडेंट अटेंड करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में, अभी हमने कुछ दिन पहले इसे करंट अफेयर में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। आप पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है एनी मतलब सभी, ठीक है। एनी मतलब हर कोई हो गया, सारे सिटीजन हो गए, ठीक है, किसी भी सेक्शन के, मतलब इसमें मेजॉरिटी भी आ गई, हिंदू भी और माइनॉरिटी भी आ गई, ठीक है। तो मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों आ गए यहाँ पे। रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्टिंग लैंग्वेज एंड कल्चर शैल राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। तो ये क्या है, कलेक्टिव राइट है, मतलब अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का आपको राइट है, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप राइट अवेलेबल टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिलीजियस
माइनॉरिटी के लिए भी है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड। अब इसमें देखिए एक पॉइंट बहुत अच्छा कह रहा है कि किसी भी सिटीजन को हम डिनाई नहीं करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझिएगा। बट यहाँ पे भी आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे सेक्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ होते हैं गर्ल्स स्कूल होते हैं केवल, और कुछ होते हैं जो केवल बॉयज के होते हैं, ठीक है। तो बॉयज वाले में गर्ल जाके ये नहीं कहेगी कि नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है तो मैं यहाँ पढ़ूंगी, और लड़का जाके ये नहीं कहेगा मैं गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ूंगा, इसलिए इसको नहीं डाला गया है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने का। चलिए अब सेक्शन ऑफ सिटीजन की जो बात कर रहे हैं ये दोनों इंक्लूड करता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इंक्लूड करता है। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर कर सके कौन? माइनॉरिटीज। समझ में आ गई बात? ये अवेलेबल है बहुत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों के लिए, ठीक है। 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इन्हें मिला हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इनको जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इन्हें मिला हुआ है, तो इनके प्रॉपर्टी के राइट्स इनसे नहीं छीने जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो केवल किस पे एप्लीकेबल है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए, और रिजर्वेशन जो है ओबीसी कैटेगरी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सॉरी 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या आया था? ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन जो आया था उसमें भी इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मतलब ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% है वो भी यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो ब्रीच हो रहे हैं, ठीक है, आप क्या करें बंधु, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये पावर यहाँ पे आर्टिकल 32 आपको देता है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें ये कह रहा है इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इशू रिट टू ऑल ऑफ इट्स काइंड। मतलब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो है ही, और भी किसी अगर कोर्ट को करना चाहे तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना कौन एम्पावर है? पार्लियामेंट एम्पावर है ऐसा करने के लिए, कोई कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हम इसे कर चुके हैं, कृपया करके आप बताएं किस आर्टिकल के अंडर ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते नहीं है तो कृपया करके बंधु लोग ये भी बताना शुरू करो, थोड़ा मुझे भी पता चले कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। नेक्स्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको कहा सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और रिट कैन बी इशू बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। तो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कितनी तरीके की रिट जारी होती है, ठीक है। अब देखते हैं रिट समझ लेते हैं कितनी तरीके की जारी होती है। तो पहली होती है हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस का मतलब है, आप लोगों ने देखी होगी मूवी दृश्यम, दृश्यम में अजय देवगन क्या कहता है बुड्ढा बुड्ढी को कि आप हीबस कॉर्पस का केस उसे बोलो, वकील को काम हो जाएगा। मतलब शो मी द बॉडी ऑफ, कोर्ट जारी करता है। देखो ये कौन जारी कर रहा है? रिट, कोर्ट ऑर्डर जारी कर रहा है, ठीक है। और किसी बंदे ने किसी को किडनैप कर रखा है, या पुलिस ने किसी को ऐसे ही बिना रिपोर्ट किया ऐसे अरेस्ट कर रखा है, तो आप हीबस कॉर्पस का केस करा सकते हो, ठीक है। रिट जारी करेगा कोर्ट और बोलेगा शो मी द बॉडी ऑफ, बंदे की बॉडी लाके मेरे सामने खड़ा करो, फाइंड द मिसिंग पर्सन पीपल, ठीक है। तो अगेंस्ट किसके है? प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ भी है और पब्लिक अथॉरिटी के भी खिलाफ है, ठीक है। दोनों के लिए, बोथ के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? वी कमांड, मतलब ऑर्डर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है टू गेट द जॉब डन बाय अथॉरिटी। तो बहुत सारे डन देता है कि कोर्ट जारी करता है कि भाई ऐसा करो, अथॉरिटीज को ऐसा कहता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये किसके? अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स ओनली, ठीक है। बट इस पब्लिक ऑफिशियल की डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आता आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आता है, किसके लिए? मैंडेमस किसके लिए जारी नहीं होगा, ये ध्यान रखना कि मैंडेमस किसके लिए जारी नहीं हो सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जारी नहीं हो सकता।
गवर्नर के लिए जारी नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए जारी नहीं हो सकता, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए यानी सीजीआई के लिए तो कतई जारी नहीं हो सकता। यह बात तो नॉर्मल सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि केस अभी चल रहा है। केस क्या है? चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, ध्यान इस चीज को रखना कि केसवा अभी चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस है, तब कोर्ट जारी करेगा टू फॉरबिड। और क्या कहता है टू फॉरबिड? मतलब क्या है? लोअर कोर्ट को कहता है कि बंधु अपनी प्रोसीडिंग को रोक दो, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट, ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट है, COURT, प्रोसीडिंग फर्दर इन द केस आउट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। तो ये कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट है, ठीक है, COURT कोर्ट, ठीक है। तो लोअर कोर्ट्स को कहता है कि भाई अपनी जो प्रोसीडिंग है वो आप रोक दो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आपके क्या है? जुरिस्डिक्शन के बाहर है। अब बात करते हैं किसके लिए अवेलेबल है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जुडिशियल बॉडीज है उनके लिए भी कर सकता है, और क्वासी जुडिशियल जो है उनके लिए भी कर सकता है, कह सकता है कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्शोरी, ठीक है, सर्शोरी बोलते हैं। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? ऐसे तो नॉर्मली बोल नहीं पाओगे, तो सरसोरी, तो सरसों के साथ री जोड़ दो, सर्शोरी बोल लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग कटोरिया सर्टोरिया जो मन करे बोलते हैं, ठीक है, वैसे देखा गया सर्शोरी ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें कहता है कि भैया बताओ ये काहे ऐसा, ठीक है। टू बी सर्टिफाई करता है, टू बी इन्फॉर्म्ड की बात करता है, और कहता है मतलब क्या है? आफ्टर पोस्ट प्रोसीडिंग, मतलब आफ्टर प्रोसीडिंग, मतलब क्या है? प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, जजमेंट आ गया है, ठीक है, आफ्टर ऑर्डर। तो कहता क्या है कि ट्रांसफर करो केस, ठीक है, लोअर कोर्ट को। क्यों? क्योंकि तुमने एक्सेस ऑफ अपनी जुरिस्डिक्शन में चले गए, तुम्हारे अंदर ये नहीं था जुरिस्डिक्शन में, और तुमने इसे ऑर्डर जारी कर दिया है, तब लगेगा सर्शोरी। बट प्रोसीडिंग के टाइम है तब लगेगा प्रोहिबिशन। थोड़ा डिफरेंस समझिए, किस पे लगेगा? जुडिशियल क्वासी जुडिशियल दोनों पे लगेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस औकात से, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है अनक्वालिफाइड पीपल को फ्रॉम टेकिंग पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अब इसमें क्या है? हर एक पब्लिक अथॉरिटी पे ये लगता है, एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ऊपर वाले में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1991 में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर भी लगना शुरू हो गया ये, ठीक है। आपका कौन सा? सर्शोरी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर भी लगना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू वारंटो जो है किसके ऊपर लगेगा? केवल एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगेगा। ये नहीं लागू है आपके मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है, मिनिस्टर्स के ऊपर ये लागू नहीं है, उनसे नहीं पूछा जाएगा किस अथॉरिटी में ऐसा किया, ठीक है। चलिए आर्टिकल 33 क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, ठीक है। तो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक है, उसमें कुक, कारपेंटर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। इट प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इन फोर्स, ठीक है। ध्यान रखना मार्शल लॉ को कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, मार्शल लॉ कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये ब्रिटेन में देखने को मिलता है, वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अंडर में आ जाए, ठीक है, पूरा सब कुछ मिलिट्री के अंडर आ जाए, ठीक है। और ये क्या करता है? ये पावर देता है पार्लियामेंट को। ध्यान रखना यहाँ पे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट अर्जेंट नहीं है। पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर सकता है, मतलब किसी के शैडो में जा सकता है, मतलब किसी को शैडो में रख सकता है कि अगर इसके द्वारा कोई भी काम किया गया है इस समय तो उसकी प्रोटेक्शन मैं यानी शक्तिमान, ठीक है, लेता है, यानी कौन? पार्लियामेंट लेता है, ठीक है। और ह्यूबस कॉर्पस जो होती है इस समय वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड नहीं होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। Habeas corpus is not automatically suspended during martial law, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में। तो ये इफेक्ट किसको करता है? ओनली फंडामेंटल राइट्स। और ये किसको करता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सेंटर और स्टेट रिलेशंस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को, लेजिस्लेटिव पावर्स को, हर चीज को इफेक्ट करता है। अब ये क्या करता है? सस्पेंड करता है
क्या, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोड को। अब ये क्या करता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है, ऑर्डिनरी लॉ कोड भी कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। ये कब इंपोज किया जाता है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है पूरी तरीके से किसी भी जगह पे, और ये कब किया जाता है, 3 ही कंडीशन में, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लगाया जाएगा, ये स्पेसिफिक एरिया के साथ साथ पूरे कंट्री में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई प्रोविजन ही नहीं लिखा हुआ कुछ डिटेल में, इसलिए ये इम्प्लिसिट है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, इसलिए ये एक्सप्लिसिट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया अपने आर्टिकल पूरे के पूरे, कहां तक, आर्टिकल हम लोग खत्म कर लिया आर्टिकल 34 तक, ठीक है। तो बचे हुए आर्टिकल थोड़े से जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, और फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल आपका संडे को क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज उसे पक्का ज्वाइन कीजिए सुबह 10 बजे, ठीक है। तो दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके की क्वेरी करनी हो, दिस इज माय चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड अदर थिंग, ठीक है। तो प्लीज रिलैक्सेशन स्टडी चैनल को ज्वाइन कीजिए और आलोक वाईटी कोड को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।